अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आने वाले बजट के हवाले से डिस्कशंस जारी हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की तजावीज़ हुकूमत के साथ, और हुकूमती जो टीम है उनकी मुलाकातें भी इसी तरह से मुख्तलिफ वफूद से बजट से पहले हुआ करती हैं, खुसूसन जो फेडरेशन है, जो बिजनेसमैन हैं। लेकिन अगर मसाइल का जायज़ा लिया जाए तो मसाइल आज भी जूं के तूं हैं। पूरे साल इन मसाइल के हवाले से डिस्कशंस होती रही हैं, और बावजूद इसके कि हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है और बहुत सारे ऐसे ऐलानात भी करती है जिससे आप ये कहें कि मईशत का पहिया अब चलेगा, या जो एनवायरनमेंट है वो बिज़नेस फ्रेंडली होगी, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिलेगी, वो अभी तक ऐसा कुछ होता नज़र आ नहीं रहा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हुकूमत कहती है कि हम IMF की इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ के अंदर हैं कि जिसमें खातिर खा रिलीफ देना नामुमकिनात में से है। लेकिन आने वाले बजट और जो गुज़िश्ता जिन मसाइल का मैंने ज़िक्र किया, उसमें अगर हम कुछ मसाइल का ज़िक्र करें तो उसमें आज भी वही बातें हो रही हैं कि हमें अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, हमें हुकूमत के अखराजात को कम करना है। लेकिन जो गुर्बत है वो बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसके हवाले से भी बहुत कहा जाता है कि उसका अगर आप देखें तो कितना अमल दखल बना है। तो ये वो तमाम बातें हैं कि जिस पर आने वाले बजट के हवाले से तो फोकस होगा ही, और हुकूमत के इस बजट से और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उससे मज़ीद समझ में आएगा कि मईशत किस रास्ते को है। लेकिन आज की जो हमने बैठक रखी है इसमें हमारा मकसद यही है कि ये अपने अपने प्रोफेशंस में बहुत टैलेंटेड भी हैं, मईशत को समझते भी हैं, तो इनकी सिफारिशात क्या हैं इससे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सलमान शाह, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर आबिद, गुफ्तगू का आगाज़ में पहले बात करना चाहूँगी उस टैक्स नेट के हवाले से जिसके बारे में बड़ा जिक्र है, और IMF ने एक बार फिर हुकूमत वक्त से ये कहा है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह बनती है कि पाकिस्तान में इस टैक्स बेस को हम बढ़ा नहीं पाते, और हुकूमत का फिर फोकस होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस के निज़ाम से हट करके इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए, जिसमें फिर तमाम तर जो पब्लिक है वो एक तरह से पिसती है। जी, जब हम टैक्स बेस को बढ़ाने की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो उससे दो तीन चीज़ें जो है वो आजकल मुराद ली जाती है। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेके आना, एक्सपोर्टर्स को टैक्स नेट में लेके आना, रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लेके आना, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लेके आना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अब अगर आप देखें तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी कार फरमा है कि एक सियासी जमात होती है जिसका कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिटेलर समझे जाते हैं, वो वहाँ पे को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल का मुजाहरा नहीं कर पाती। एक और सियासी जमात है जिसका कि जो एग्रीकल्चर और स्पेशली जो बिग एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना है, वो उसका बेस समझे जाते हैं, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे पाते। जो प्रॉपर्टी या रियल स्टेट है, पाकिस्तानियों के पास, चूँकि हमारे पास कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, तो हम सब जो हैं वो इसी में होते हैं कि कुछ फाइल जो है उसको ट्रेडिंग करके कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो जब प्रॉपर्टी टैक्स का या रियल स्टेट पे टैक्स की बात आती है तो तकरीबन तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो एक पेज पे आ जाते हैं कि जी इसको भी आप ना छेड़ें। तो जब आप किसी भी सेक्टर को नहीं छेड़ पाएंगे, एक्सपोर्टर्स की जब बात आती है तो जो 2023 वाला जो फॉरेन एक्सचेंज का जब क्राइसिस आया, जब एक्सपोर्टर को अपने डॉलर निकलवाना भी मुश्किल हो गए थे, तो बहुत से एक्सपोर्टर्स ने इस वक्त थर्ड कंट्रीज में अपनी ऑफिसेज और बेस बना रखी है, वहीं से वो ऑर्डर लेते हैं, वहीं पे प्रोसीड मंगवाते हैं। पाकिस्तान में वो सिर्फ इतनी रकम भिजवाते हैं जितनी कि यहाँ पे डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए उन्हें चाहिए होती है। तो फिर टैक्स बेस जो है वो जाहिर है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स नेट में है, सैलरीड क्लास या फॉर्मल बिजनेस सेक्टर, वही रह जाते हैं टैक्स देने वाले। और इसको IMF ने इस दफ़ा नोट भी किया, और ख़ुद भी पाकिस्तान की जो हुकूमती कमिटमेंट IMF को, जिसको MEFP कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, तो उसमें भी
हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि GDP का 0.6% जो है वो FPR टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसमें से जो टैक्स नेट को बढ़ाना, ऑडिट करना, मॉनिटरिंग करनी, स्पेशली बेवरेज की, और जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि ऑलरेडी शुगर की और टबैको की और फर्टिलाइजर की जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें अब हुकूमत को करना पड़ेगी, क्योंकि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या सैलिड क्लास पे कितना और बोझ डाल सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर सलमान शाह को भी लूप में लेना चाहूँगी। जो बातें आबिद सुलेहरी साहब ये कह रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी आड़े आ जाती है, आपका वोट बैंक आड़े आता है, मतलब इतने इफ्स एंड बट्स हैं इन ऑर्डर टू एक्चुअली करेक्ट दिस इंटायर सिचुएशन। तो इस तरह तो फिर हम इसी सर्कल में घूमते रहेंगे और कोई चीज़ कर नहीं सकेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा कि हर बजट के अंदर हम अपना जो रेवेन्यू टारगेट है उसको बढ़ा कर पेश करते, जब आपका वैसे भी शॉर्टफॉल रहता है। इन सेक्टर से आपने टैक्स लेना नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपका वोट बेस भी है, इसके अलावा आप खुद भी कोई बिजनेसमैन है, कोई लैंडलॉर्ड है, तो फिर ये साइकिल तो चलती रहेगी। आप तो अपनी मेरे ख्याल से टैक्स टू GDP तो नहीं बढ़ा सकते। जी, आई थिंक पिछले जब से मैंने होश संभाली है यही नज़र आता है कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे और हम टैक्स जो है वो बड़े आसान करेंगे और हर एक को इक्वली ट्रीट करेंगे और बड़ी ईमानदारी से टैक्स होगा, कोई किक बैक्स नहीं होंगे, कोई आपस में साइड पे कोई कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करके काम चलाएंगे। तो ये तो निज़ाम जो है चल रहा है और इसमें मेन इशू बेसिकली हमारे जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं उनका लैक ऑफ ट्रस्ट है अवाम का उन पे, और वो समझते हैं कि अगर आप टैक्स नेट में आ जाएंगे तो फिर आपको हमेशा के लिए तंग भी किया जाएगा, आपसे टैक्सेस एक्सट्रैक्ट भी किए जाएंगे, आपके रिटर्न्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं किए जाएंगे असेस। तो जो निज़ाम है टैक्स का वो खासा फरसुदा है इन अ वे। अच्छा। और बहुत सी इसके ऊपर IMF ने तो पॉइंट आउट करता ही है, बट वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेशुमार कर्जे दिए हैं पाकिस्तान को कि आप टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, आप जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करें, उनको अच्छे टेक्नोलॉजी दें, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वो होता नहीं है और एट द एंड बात वही है कि टैक्स पेयर जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि ये नाजायज़ टैक्सेस दिए जा रहे हैं और टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी ये कर रही होती है कि ये सारे झूठे हैं और ये सब टैक्स देना नहीं चाहते। तो आई थिंक ये डिबेट तो हर साल हम देखते हैं। अच्छा, और तो इस साल भी ये डिबेट चलेगी। ये डिबेट चलेगी। तो ये इसमें मेन इशू जो है मेरी नज़र में वो ये है कि जब हम टैक्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है आपने देख लिया कि पिछले 15 साल से इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है वो डिप्रेस्ड है, 12-13% से ऊपर नहीं जाती। और हमें ज़रूरत है कि ये कम से कम 25 से 30% हो जैसे बाकी ममालिक की है। तो इंसेंटिवाइज जो है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इंसेंटिवाइज नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट कोई अगर करेगा तो उसको खासी मुश्किलात सामने आएंगी। एक तो ये है कि आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं, बिजली बहुत महंगी है और ऊपर से टैक्सेस बेशुमार हैं। और तीसरी बात यह है कि उसके बाद आपकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है कि ये आपने कैसे कर दिया। अच्छा, तो जहाँ पे ज़रूरत इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे हम टैक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर कट करने चाहिए हुकूमत की जो एपिटाइट है टैक्स कलेक्ट करने की, तो उसको हमें एक्सपेंडिचर कट करके और एक किस्म का रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है इन कॉस्ट एंड इन टैक्सेस, ताकि
انویسٹمنٹ ہو سکے اور آپ کی سپلائی چینز جو ہیں وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ آئیں. اچھا، میں ڈاکٹر عابد سلیری سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ تو ڈاکٹر سلمان شاہ آلویز پروپیگیٹس اینڈ ہی سیز کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ ہمارا زور ہمیشہ رہتا ہے، اٹ شوڈ بی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے، اور یہ آپ نے ماحول ابھی تک پیدا نہیں کیا ہے جو انویسٹمنٹ فرینڈلی ہو. لیکن پہلے میں آپ سے ڈاکٹر عابد سلیری یہ جاننا چاہوں گی کہ اب آپ کو کیا فورسی کر رہے ہیں؟ ایک حکومت جس کا 5واں بجٹ ہے اینڈ کافی مضبوط حکومت ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے اس معیشت کو صحیح کرنے کے لیے تو کیا بولڈ سٹیپس لیے ہیں پچھلے 5 سالوں میں؟ اگر آپ ذکر کریں کوئی بولڈ سٹیپ آپ کو لگا ہو جس سے آپ کہیں کہ معیشت کی ریفارم کے لیے یہ انتہائی بہتر تھا فار اٹ اسٹرکچر ٹو ریفارم. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر چیز ڈوم اینڈ گلوم ہی ہے. ڈیفینیٹلی جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا جس کو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اور اس کے بعد موجودہ حکومت نے کنکلوڈ کیا، وہ ایک بہت اہم سٹیپ تھا اکانومی کو کنسالیڈیٹ کرنے کی طرف، جس کی وجہ سے فوراً آپ کو موجودہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ مل گیا. اور ڈاکٹر شاد اختر صاحبہ نے بھی اور اب سینیٹر اورنگزیب صاحب نے بھی ابھی تک تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی پہ پالیٹکس نہ ہو اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو پولیٹیکل پریشر کی نظر نہ ہونے دیں. اب اگر آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جس ڈاکومنٹ کا میں حوالہ دے رہا تھا جو کہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے، 14 مئی کو ریلیز ہوا ہے، ریویو رپورٹ اور حکومت پاکستان کا لیٹر آف انٹینٹ کہ وہ کیا کیا کریں گے. تو اس میں آلریڈی حکومت نے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں اور ان کمٹمنٹس کے اندر رہ کے ہی اگلا بجٹ جو ہے بننا ہوگا. فار ایگزامپل حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو رواں اخراجات ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر وہ انفلیشن سے کا جو ہوگا 8.4% اس میں رکھا گیا ہے کہ 8.5% سے اوپر نہیں جائیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ پی ایس جی پی جو ہے اس میں جو میکسیمم شیئر ہے وہ پچھلی اسکیمز کو ختم کرنے میں لگے گا. نئی اناؤنسمنٹ جو ہیں اور نئے پروگرام وہ شروع نہیں کیے جائیں گے. اسی طرح سے انہوں نے صوبوں کے بارے میں بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس وصول کر رہے ہوں گے اور سروسز پہ وہ جی ایس ٹی لے رہے ہوں گے. وفاق کی سطح پہ بھی حکومت کا یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھا رہی ہوگی، وہ ساری ایگزمپشن ختم کر رہی ہوگی جی ایس ٹی کی اور انکم ٹیکس کی، جس کا یقیناً کچھ پنچ بھی اس سے آئے گا بہت سے سیکٹرز میں. فار ایگزامپل مجھے نہیں معلوم لیکن اگر فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ سے جی ایس ٹی جو ہے وہ اس کی ایگزمپشن ختم ہو جاتی ہے، یا اگر آپ کی ای وی جس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ 18.5% جی ایس ٹی لگ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جو پاپولر آپ کو ہے اس پہ لیش بیک آئے گا، پش بیک بھی آئے گا. تو حکومت اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی. ایک اور حکومت نے کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ انرجی کی ساری کاسٹ جو ہے وہ اس کو پیریوڈیکلی پاس آن کرتی جائے گی، بجائے اس کے کہ سال میں ایک مرتبہ وہ بڑھائے یا ری بیس کرے. تو گیس کا آپ دیکھیں گے کہ 1 جولائی کو گیس ری بیس ہو جائے گی اس کے ٹیرف، اس کے بعد پھر 1 جنوری کو ہو رہے ہوں گے، اور بجلی جو ہے اس کے نرخ پیریوڈیکلی جو ہے وہ ریوائز ہوتے رہیں گے. تو یہ والے جو معاملات ہوں گے، یہ ظاہر ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے یہ سارا کے سارا بولڈ سٹیپس پہ مبنی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ حکومت کو پنچ نہ کرے. تو سر حکومت کو کہاں عوام کو پنچ کرے گی ڈاکٹر عابد؟ مطلب اگر آپ بجلی کا ٹیرف بڑھائیں گے، پیٹرولیم بڑھائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں اگر میرا فکر مکمل ہونے دیں کہ جتنا پنچ وہ عوام کو کرے گا اتنا پنچ وہ حکومت کو بھی کرے گا. ظاہر ہے کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ رسک پہ آئے، یا وہ ایسے جو نان پاپولر ڈیسیژن جو ہے وہ اس کو لینا پڑے جس کی وجہ سے اس پہ کرٹیسزم ہو. لیکن ابھی تک تو حکومتیں اپنے الفاظ پہ قائم ہے. لیٹ سی کہ اس بجٹ کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اوکے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। बात हो रही है आने वाले बजट के हवाले से। डॉक्टर शाह, डू यू अग्री कि हुकूमत बोल्ड स्टेप्स ले पाई है? इन पांचवां बजट अपना वो देने जा रही है, यही मतलब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, पहले पीडीएम थी और उसके बाद अब ये 2024 के इलेक्शंस के बाद। बिकॉज अगर आपको याद हो कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने पिछले बजट के बाद कहा था हिज एंटायर फोकस इज गोइंग टू बी द रियल एस्टेट एंड द होलसेल सेक्टर, जिसके लिए कहा जाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टैक्स बिल्कुल मिनिमल है। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम का भी अगर आप देखें तो बहुत कम है, और रियल एस्टेट का भी। और वजूहात डॉक्टर आबिद सुलेरी ने बिल्कुल बजा बताएं कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नहीं देते। तो व्हेन द फोकस वाज दैट वी कुडंट इवन डू दैट। बिलाल अजहर कियानी साहब से आपसे कुछ दिन पहले इन्हीं रिटेलर्स की दोबारा मुलाकात हुई है कि आसान टैक्स स्कीम रखी जाए, लेकिन ये चीज़ हुकूमत सोचती तो नहीं है व्हेन दे पुट द बर्डन ऑन द बिजनेसमैन इन टर्म्स ऑफ सुपर टैक्स, या फिर इनकम जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जब वो टैक्स डालती है, जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती है, या जब वो पीडीएल बेतहाशा बढ़ाती चली जाती है। तो व्हाई डू दे ऑलवेज थिंक अबाउट द अदर सेक्टर्स? ये तो आई थिंक ट्रेडिशनल सारी बातचीत है, और ट्रेडिशनल जो डिस्कशन है वो भी यही होती है। आई थिंक द मेन चीज़ जो है इस वक्त हमने देखनी है कि इकॉनमी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। नंबर 2, इकॉनमी में एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। नंबर 3, एनर्जी जो है वो दुनिया की सबसे महंगी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही। तो फोकस फिर भी जो भी आबिद ने बातें की हैं, फोकस अल्टीमेटली यही है कि किस तरीके से हुकूमत जो है वो अपना पेट भरती रहे और अवाम पे सारा बोझ डालती रहे अंडर वन स्कीम और दी अदर। मेन चीज़ मेरी नज़र में आनी चाहिए कि हुकूमत क्या डाउन साइज कर रही है। आज तक बातें बहुत हुई हैं डाउन साइजिंग की, एक मिनिस्ट्री भी बंद नहीं हुई। एक शायद PWD को बंद किया था और वो भी अभी कोर्ट्स में ही मामला चल रहा है, आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन जो है वो बड़ी मुश्किलों से एक आपने PIA की है। बाकी जो पूरा जाल है जिसमें ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ में घुसी हुई है, उसका कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे निकलेंगे। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि डीरेगुलेशन कैसे होगी। इतने ज़्यादा आपने कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ है इकॉनमी पे, उसका कोई रिलैक्स करने का कोई आइडिया नहीं है। हमने देखा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा ये सारे डिवॉल्व एरियाज हैं जो कि प्रोविंसेस को जाने चाहिए, बल्कि नीचे लोकल गवर्नमेंट को जाने चाहिए। वो अभी तक हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट भी चला रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी चला रही है, और लोकल गवर्नमेंट कोई भी नहीं चला रहा। सो बेसिकली आपको नंबर 1 डाउन साइजिंग सीरियस किस्म की करनी पड़ेगी, जिसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ PSDP को आपने कंट्रोल किया है। आपको जो करंट एक्सपेंडिचर है जो मिनिस्ट्रीज के ऊपर हो रहा है उसको भी आपको हाथ डालना पड़ेगा और सीरियसली हाथ डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपने हर्डल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेटरी बर्डन जो है एक्सेसिव है। और मुझे याद है कि मैं आबिद के साथ हमने पिछले कई साल इसके ऊपर बात की है, लेकिन मुझे तो आज तक डीरेगुलेशन नज़र नहीं आई कि कोई हुकूमत ने की हो डीरेगुलेशन। और डीरेगुलेशन का मतलब है कि जितनी भी रुकावटें हैं इकॉनमी में, जिसको जो इन्वेस्टमेंट के रास्ते में आती हैं या बिजनेस के रास्ते में आती हैं, उनको कोई कम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको कम करने से उनकी ताकत कम होती है। अच्छा, सो आई थिंक ये जो डॉक्टर शाह, लेकिन ये जो बातें हाँ आप जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कह रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज शायद नहीं अभी किया गया, बिकॉज वो भी आप नहीं देखते हैं। उल्टा हमने जी हाई टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा है ना, जो लोग टैक्स दे रहे हैं तो वो उनको नजर आता है कि 40-50% अगर आपने इफेक्टिव टैक्स रेट्स रखे हुए हैं तो कौन इन्वेस्ट करेगा। आप जितनी मर्जी बात कर लें डाइवर्सिफाई करने की अपनी टैक्स बेस को,
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرو اور حکومت کے حوالے کرو تاکہ حکومت اپنے اخراجات کرتی جائے. تو دیٹ از دا اسٹیٹس کو. آئی تھنک اس اسٹیٹس کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جو یہ تو دیٹ چینجز دا گورننس ماڈل پھر. ایبسولوٹلی. آئی مین آپ کو گورننس فیلئر ہمارے سامنے ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل گورننس فیلئر ہے. اگر آپ ورلڈ بینک کی یہ رپورٹس جو آئی ہیں کہ تقریباً 45% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, اور بچوں کی اسٹنٹنگ کی بھی رپورٹس ہیں. آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے, اور کرپشن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ جو ہے کنیکشن اس کا ریگولیٹری برڈن کے ساتھ ہے کہ ریگولیشن جتنی زیادہ آپ کرتے ہیں اتنی زیادہ کرپشن بھی ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا حوصلہ بھی چاہیے اور ایک پلان چاہیے, لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا. پچھلے سال اورنگزیب کی تقریر شروع میں بڑی اچھی ہوئی تھی جس میں اس نے یہ ساری باتیں کی تھی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن جب اینڈ ہوئی ہے تقریر تو وہی چیزیں ساری تھیں جو پہلے ہمیشہ ہوتی. تو اس سال بھی میرا خیال ہے یہی ہوگا معاملہ. کوئی سیریس قسم کی ڈاؤن سائزنگ نہیں ہوگی, سیریس قسم کی ڈی ریگولیشن نہیں ہوگی, سیریس قسم کی انرجی سیکٹر کی کمپیٹیٹو بنانے کی کوئی بات نہیں ہوگی. پرائیویٹائزیشن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی میجر پرائیویٹائزیشن کا ارادہ ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو ابھی ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آتی. صحیح. سو بیسکلی آئی تھنک اٹ ول بی بزنس ایز یوزول. اور شوگر کوٹنگ خاصی ہوگی, بڑے اچھے اچھے الفاظ ہوں گے, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, اکانومی میں اسی طرح ٹیکسز لگیں گے, اور ان ایکویٹیبل جو ٹیکس سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ آپ کا, ڈاکٹر عابد سلیری آپ کا فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فروخ سلیم نے, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب, پورے سال ہم مختلف ایشوز پر آپ کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں, اور اب آنے والے بجٹ کے حوالے سے وہی آئی ایم ایف کی اسٹرکٹ کنڈیشنالٹیز جس کو حکومت نے فالو کرنا ہے. ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے یہ بجٹ, اس لیے کیونکہ کسی سیکٹر کو ریلیف یا جیسا وہ چاہتے ہیں وہ نہیں مل سکتا. تو ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم سالہ سال سے سنتے آئے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, تو جو چیزیں ہمیں چینج کرنے کی ہیں وہ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کب تک وہ یہ برڈن برداشت کرتے رہیں گے, چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں ہوگا, کبھی مہنگائی کی ہوگی, کبھی جاب کٹس ہونے شروع ہو جائیں گے, پر کیپٹا انکم جو ہے وہ آپ کی اگر آپ کمپیئر کریں گے تو نہیں بڑھے گی, آپ کی بجلی بڑھتی چلی جائے گی. تو ٹل وین ڈو وی ہیو ٹو گو تھرو دس, واٹ از دیٹ تھنگ, وہ کہاں سے سرا کو پکڑنا ہے کہ اب کوئی کہے کہ جی یہاں سے معیشت صحیح ہونا شروع ہو جائے گی؟ جی نادیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پچھلے جو 16 بجٹ آئے ہیں سن 2010 سے لے کے سن 2025 تک, 2010 میں نے اس لیے پک کیا کہ وہ سال تھا جس سال ہماری نیشنل اسمبلی نے جو 18ویں ترمیم ہے وہ پاس کر دی تھی. اس کے پاس ہونے کے بعد جو فائنینشیل شکیں ہیں, جو مالی شکیں ہیں 18ویں ترمیم کے اندر, یعنی کہ آپ سوچئے کہ اگر اس سال وزیر خزانہ نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ 16,000 ارب کی آمدن ہے حکومت کی, جس میں سے 8,000 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دیا جائے گا, اور 8,000 ارب جو ہے وہ مختص کر دیا جائے گا سود کی مد میں, تو وفاقی حکومت کے پاس تو کچھ بچا نہیں. تو اب اگر کوئی توقع رکھیں کہ وفاقی حکومت جس کے پاس 16,000 کی آمدن ہے, 8,000 صوبوں کو چلا گیا, 8,000 سود میں چلا گیا, تو پھر آپ اور میں اور باقی 24 کروڑ کوئی توقع رکھیں وفاقی حکومت سے, تو پھر تو نادیہ یہ غلطی آپ کی اور میری ہے, یہ وفاقی حکومت کی تو نہیں ہے. تو 16 سال سے جو میں بجٹ دیکھ رہا ہوں 18ویں ترمیم کے بعد, وہ تو آپ سوچئے کہ الف لیلہ کی کہانیاں ہیں. اچھا, وہ وفاقی حکومت بنا ہی نہیں سکتی. ہم نے 16 سال سے کیا کیا ہے کہ ایک حکومت قرضہ لینے پہ لگی ہوئی ہے اور 4 حکومتیں ان قرضہ جات کو جو ہے وہ خرچہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایسے تو ریاست نہیں چل سکتی.
ओके तो सर एक मिनट सर, कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो फिर आप ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक माली तौर पर कमज़ोर हुआ, तो अब जो ये हम जिक्र सुनते हैं एनएफसी की रिवीजन का, या उसको हमें देखना चाहिए, क्या आप समझते हैं इससे वापस विफाक के माली हालात बेहतर हो जाएंगे, या पूरी 18वीं तरमीम को रोल बैक करना होगा, या वो जो 3 वजारतों का जिक्र हम सुनते हैं या 3 सेगमेंट्स का, जिसके अंदर कहते हैं कि पॉपुलेशन का सब्जेक्ट विफाक को मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, क्या वो उससे अमीर हो जाएगा? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वापस क्या चीज़ देनी चाहिए कि विफाक जो है वो एटलीस्ट अपनी फुटिंग्स पर आ जाए? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नादिया, बिल्कुल। देखिए, पहली जो चीज़ है मैं आपके सामने रखूं कि सन 2010 में जिस साल हमने 18वीं तरमीम पास की थी, उस साल जो हमारा कौमी कर्जा था वो 10 ट्रिलियन रुपीस था, ठीक है, यानी कि कोई 10,000 अरब। सही। और आज उसके 16 साल के बाद 16 साल से विफाकी हुकूमत जो है वो कर्जे लिए चली जा रही है। 16 साल से जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कर्जा खर्च करे चले जा रहे हैं। तो 16 साल के बाद वो 10,000 अरब से बढ़ के अब वो तकरीबन 100,000 अरब पे पहुंच गया है। अगर एग्जैक्ट फिगर आप जानना चाहते हैं तो स्टेट बैंक कहता है कि 97,000 बिलियन। ओके, आप सोचिए कि 16 साल में 10 गुना वो कर्जा जो है वो बढ़ा है। अब जो आपका सवाल है कि क्या किया जाए, मैं नहीं समझता हूं कि पूरी तरमीम को रद्द करना होगा या रिवर्स करना होगा। 2 या 3 जो बड़े अखराजात हैं, जो लॉजिक आपको मंतक जो है वो बताती है कि विफाकी हुकूमत जो है वो 8,000 अरब सालाना सूद की मद में मुख्तस करती है। अब सोचने की बात यह है कि जो कर्जा लिया गया था जिसके नतीजे में ये सूद की अमाउंट मुख्तस की जा रही है, वो कर्जा सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चा गया था, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चा गया था। तो अगर उसकी सर्विसिंग की जा रही है तो फिर पूरे पाकिस्तान को उसके अंदर हिस्सा डालना होगा। अगर 2,500 अरब हम मुख्तस करती है फेडरल हुकूमत दिफा के लिए, तो वो दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं हो रहा, वो दिफा तो पूरे पाकिस्तान का हो रहा है। इसी तरह आप देखिए कि कुछ तकरीबन 850 अरब रुपया जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के लिए मुख्तस किया जाता है। अब पूरी मुल्क की आबादी जो है वो तकरीबन 1 या 1.5% रहती है इस्लामाबाद में, तो बाकी उसके बेनिफिशरीज हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये 3 मेरे ज़हन में जो 3 बड़े अखराजात आते हैं जो इन एसेंस पूरा पाकिस्तान उनसे फायदा उठाता है। यानी आप कह रहे हैं कि सूबों को इसमें पिच इन करना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिएगा, हमें खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हम बात करें डॉक्टर फ़ारूक सलीम से आने वाले बजट के हवाले से कि वाई ये आने से पहले ही सबको मालूम है कि रिलीफ नामुमकिनात में से है और एक बर्डन है जो कि लोगों पर ज़रूर ट्रांसफॉर्म होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में। मैं ये जानना चाहती हूँ खुर्रम शहजाद साहब, क्योंकि IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, वो भी कहते हैं कि टैक्स बेस बढ़ाएं, क्या हुकूमत वो बोल्ड स्टेप्स लेने को तैयार है कि जिससे कम अज़ कम जहाँ से टैक्स आप ले सकते हैं और वो कम देते हैं कम अज़ कम उनसे लें और मज़ीद बोझ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर ना डाला जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नादिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बजट से रिलेटेड जितनी डिस्कशन है मैं ये आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इसे बजट डे के लिए रख लें, और बजट डे के बाद भी आपको पता है पूरा 1 महीना होगा जिसमें बजट की डिस्कशन होंगी, और उसमें जब तक पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं हो जाता उस वक्त तक बजट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मेरे ख्याल में उस वक्त पूरा 1 महीना होगा हमारे पास, इंशाल्लाह हम पूरा उस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ होने जा रही है क्या नहीं होने जा रही। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि ब्रॉड स्कीम्स की अगर बात करें तो वो आई थिंक डायरेक्शनली सेम है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ड्रिवन ग्रोथ हो और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, और इकोनॉमी में जो इक्विटी एंड फेयरनेस का जो प्रिंसिपल होता है वो कायम रखा है। इंशाल्लाह आप देखेंगी बजट के अंदर कि हम कोशिश ये करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्टर फाइनेंस कि जो है ये इक्विटी फेयरनेस का जो है प्रिंसिपल अपनाया जाए, और आगे हम जो है इस तरह से चीज़ों को करें जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हों और इकोनॉमी पे बर्डन जो है वो शेयर हो।
सही। तो आपने हमें खामोश कर दिया कि अब बाकी चीज़ों पे हम बात ना करें, बजट का इंतज़ार करें, उसके बाद आपको फिर ग्रिल करें, फिर यही लगता है। हाँ, खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं डॉक्टर सलीम से अपनी गुफ्तगू जारी रखूंगी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, जैसे इक्विटी का इन्होंने जिक्र किया, और ये इक्विटी का जिक्र हम हमेशा हर बजट में सुनते हैं कि एक ऐसा निज़ाम होगा जो इक्विटेबल हो इन टर्म्स ऑफ टैक्स, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। आप रियली समझते हैं कि ये हुकूमत पिछले जब से ये बजट दे रही है, या जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उस तरह के स्टेप्स उठा पाए हैं जिससे एक इक्विटेबल निज़ाम बन सके? देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि हमने तकरीबन अपनी सारी माशी पॉलिसी जो है वो आउटसोर्स कर दी। IMF वो बैठ के हमारा बजट बनाता है, IMF हमें बताता है कि पावर सेक्टर में क्या करना है, IMF हमें बताता है कि गैस की प्राइसिंग क्या होगी। अब तो IMF हमें ये बताता है कि एंटी करप्शन का सबक भी उसी ने सिखाना है कि वो हमने कैसे करना है। IMF हमें बताता है कि प्रोक्योरमेंट रूल जो हैं, जो खरीदारी के कवानीन हैं, वो हमने कैसे बनाने हैं। तो IMF की अगर आप तारीख देख लें, 80 साल पहले जब वो बनाया गया था, तकरीबन 890 प्रोग्राम उसने मुख्तलिफ ममालिक को दिए, जिसमें से 25 प्रोग्राम तो पाकिस्तान को मिले हैं। और अगर 25 नुस्खे गलत साबित हुए हैं, अगर 25 नुस्खे जो उस डॉक्टर ने, जिसको हम IMF कहते हैं, उसने हमें लिख के दिए हैं और दवा दी है, और उसका दवा जो है वो इलाज नहीं कर पा रही मरीज मईशत का, या जो मर्ज है मईशत को, तो फिर डॉक्टर हैज टू बी एग्जामिन्ड आल्सो। और ये सोचना कि 26वां प्रोग्राम जो मिलेगा उससे पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाएगी, तो ये तवक्को रखना गलत होगा। नहीं तो सर, अगर हम नहीं जाते तो फिर ये कहा जाता है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। देखिए, अनलेस जब तक हम माशी पॉलिसी अपनी खुद से नहीं बनाएंगे, IMF की 80 साल की तारीख आपके सामने है। तकरीबन 70 साल से तो पाकिस्तान भी बोरो कर रहा है IMF से। IMF के चार्टर में ये नहीं लिखा कि उसने किसी मेंबर मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करना है। सही। तो एक इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पे ममालिक जाते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है। अब ये सोचना कि ऑक्सीजन देने वाला एक इदारा एक बीमार मईशत को तंदुरुस्त तवाना कर देगा, तो ये गलत होगा। और फिर आपको याद है कि वो आइंस्टाइन कहा करता था कि इंसैनिटी की डेफिनेशन, बेवकूफ़ी की डेफिनेशन बताया करता था कि अगर 25 दफ़ा आप एक तजुर्बा कर चुके हैं और अब 26वीं दफ़ा करने चले हैं और आपकी तवक्को हो कि नतीजा कुछ फ़र्क निकलेगा, तो फिर वो ये कहता है कि ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। डॉक्टर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। बात हो रही है आने वाले बजट के हवाले से। सर, फिर क्या किया जाएगा? हम आज तक वही मुल्क हैं जो दोस्त ममालिक से कहते हैं कि वो हमें थोड़े पैसे दें और रोल ओवर कर दे हमारे इस कर्ज को। हम IMF के पास भी जाते हैं। हम पूरी जो भी हुकूमत आई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द करंट गवर्नमेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जितने भी हमने अदवार देखे, या जब से कम मैंने सहाफ़त शुरू की है, वही मसाइल हैं, वही बातें हैं, चेहरे तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, इससे पता नहीं क्यों हम अब तक सही तौर पर निमट नहीं सके और आगे नहीं बढ़ सके हैं। जी, आई एग्री 100% के चेहरे और नारे बदलते हैं, जो बुनियादी माशी ढांचा है वो वही है। बुनियादी ढांचे जो माशी ढांचा है उसमें लगभग 700-800 अरब रुपए का सालाना हुकूमत जो है वो बिजली में नुकसान करती है। पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है, पहले हुकूमत पाकिस्तान उसको खरीदती है और फिर उस खरीदी हुई बिजली को फरोख्त करती है, और उस खरीदो फरोख्त में कोई 800-900 अरब का नुकसान कर देती है। उसको हम कहते हैं कि वो गर्दिशी कर्जा बन गया। अब वो कोई 2500 पे बैठा है। इसी तरह गैस के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा है, वहां भी आ गया जी। मतलब गैस में भी आ गया। बिजली तो था, या गैस में भी वी हैव सर्कुलर डेट। जी, गैस का सर्कुलर डेट कोई 3500 अरब पे पहुंच गया। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान बिजली भी खरीदती है, बेचती है, गैस भी खरीदती है, बेचती है। कुछ महीने पहले तक वो PIA के टिकट, एयरलाइन के टिकट भी बेचा करती थी, उसमें भी कुछ 850 अरब का नुकसान कर दिया। अभी वो गंदम भी खरीद रही है, उसमें कोई 850-900 अरब का नुकसान है, जिसको पैस्को हम कहते हैं।
کوئی 110 کے قریب اسٹیٹ اون انٹرپرائزز چلاتی ہے, اس میں کوئی 5-6 ہزار ارب کا نقصان کرتی ہے. تو یہ نقصانات ختم جب تک نہیں ہوں گے, جب تک حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی. اب آپ ذرا سوچئے کہ پچھلے 4 سال کا نادیہ میں حساب لگا رہا تھا کہ ہر ایم این اے کو سالانہ تقریباً 25 کروڑ روپیہ, وہ کوئی ایس ڈی جی کہلاتا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, معلوم نہیں کس چیز کی بلا کیا 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 چیز ہے, اس میں کوئی 100 کروڑ روپیہ فی ایم این اے کو دیا جا چکا ہے. ایم پی ایس کے لیول میں کوئی 30 کروڑ روپیہ بانٹا جا چکا ہے. 4 سالوں میں 700 ارب روپیہ تو یہ ایم این ایز اور ایم پیز کی اسکیموں میں نکل گیا ہے. تو پھر یہ سب کچھ کرتے جائیں گے تو پھر تو آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. پھر تو وہی ہوگا کہ وفاقی حکومت قرضہ لیتی چلی جائے اور باقی 4 حکومتیں جو بیٹھی ہیں وہ اس قرضے کو خرچ کرتی چلی جائے. لیکن یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ آپ ایم این اے کی اسکیمز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, اس نے کرنا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اس نے سوچنا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کیا ہوگی, آپ کی یونین کاؤنسل میں کیا ہونا چاہیے, کہاں سڑکیں ہیں. یہ ایم این اے کے کام تو نہیں ہیں. تو کب تک ہم اس ماڈل پر چلتے رہیں گے؟ جی آپ درست کہہ رہی ہیں. 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو وفاقی حکومت جو کاروبار کرتی ہے, چاہے وہ بجلی کا ہو, گیس کا ہو, گنے کا ہو, گندم کا ہو, حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے, اس کا کام کاروبار کرنا نہیں. اور دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیولیوشن کا جو ایونچول آبجیکٹو تھا کہ وہ وفاق سے پیسہ صوبوں میں جائے اور صوبوں سے پھر آگے لوکل گورنمنٹ میں جائے. اب آپ دیکھیے کہ صوبوں نے جو انہوں نے اپنا فائنینس ایوارڈ کرنا تھا جس سے پیسے نیچے جاتے لوکل گورنمنٹ تک, وہ تو آج تک ہوا نہیں. تو وفاق سے صوبوں میں چلا گیا اور اس سے آگے جو روٹس پہ جانا تھا وہ نہیں جا پائے. اوکے سر, آخر میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے کیونکہ کہا کہ گورنمنٹ کا کام ظاہر ہے کہ بزنس کرنا نہیں ہے, چاہے وہ بجلی ہو, گیس ہو, خود خریدتی ہے پہلے پھر آگے بیچتی ہے, اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو اور بھی بہت ساری ہیں اس میں بھی لاس ہے. تو پرائیویٹائزیشن کیا مشکل ہے, یا اس سے کیا وجہ ہے کہ we've not been able to privatize, جبکہ ہم سنتے بہت ہیں کہ ہم نے یہ ساری ڈسکوز ہیں, یہ وہ سارے ادارے ہیں جن کو ہمیں ہر حالت میں پرائیویٹائز کرنا ہے, کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کا جواب تو حکومت دے سکتی ہے. میں اگر آپ کہیں تو قیاس آرائی کر سکتا ہوں. دیکھیے میری اسپیکولیشن یہ ہوگی کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا جن سے ہم توقع رکھے ہیں کہ وہ کریں گے, شاید ان کے مالی مفاد میں نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر فاروق سلیم, فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.